नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। धर्म संसद के नाम पर हो रहे आयोजकों में भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषणों का सिलसिला छत्तीसगढ़ के रायपुर भी पहुंच चुका। रायपुर में इस आयोजन के आखिरी दिन हुए भाषण में महात्मा गांधी के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, वो एक सामूहिक शर्म का विषय होना चाहिए। साधु के वेश में इस सभा में मौजूद कालीचरण महाराज नाम के शख्स ने जो भाषण दिया है, उसे हम आपको दिखा नहीं सकते। बस कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप ऐसे व्यक्ति को पहचान सके जो धर्म का इस्तेमाल कर सामाजिक समरसता खत्म करने और वैमनस्य से फैलाने में कर सकता है। इस आयोजन में देश भर के साधु संत रायपुर पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत भी हुआ। स्वागत में सभी दलों के नेता शामिल थे। इस आयोजन के मुख्य संरक्षकों में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा और विकास उपाध्याय भी थे। रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है। कालीचरण महाराज ने जिस तरह का भाषण दिया, उसका वहीं मौजूद एक संत महंत राम सुंदर दास ने विरोध किया और सबके बीच अपना विरोध दर्ज कराकर वो सभा छोड़कर चले भी गए। राम सुंदर दास गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भी थे। आइए सुन लेते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। तो ये मामला जब बढ़ा तो नेता और आयोजक प्रमोद दुबे ने थाने पहुंच कालीचरण महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 505(2) के तहत केस दर्ज कराया। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि इस मामले में देशद्रोह की धारा लगाई जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज करा रहे हैं क्योंकि ये अपमान पूरे देश और विश्व का अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जिस ढंग से अपशब्दों का कहा है धर्म संसद में, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के नागरिकों में रोष की भावना है। बीजेपी के कई नेता इस मामले में बीच बचाव की मुद्रा में दिखते रहे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के बारे में भी अनर्गल बातें होती है तो उसके भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वो लगातार सरकार के इशारों पर पुलिस प्रशासन काम करता है। जो कालीचरण जी महाराज ने बात रखी, उससे हम लोग सहमत हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रायपुर में जो हुआ उसकी शुरुआत हरिद्वार में हुई धर्म संसद से हुई थी। 17 से 19 दिसंबर के बीच हुए इस आयोजन में कई साधुओं ने एक से एक भड़काऊ भाषण दिए। न सिर्फ महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे, बल्कि एक धर्म विशेष के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काने की बातें कहीं। इस मामले में देश के 76 जाने माने वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है और नफरती भाषणों पर संज्ञान लेने को कहा है। पत्र में ऐसे भाषण देने वाले 9 लोगों के नाम लिखे गए हैं और कहा गया है कि उनके भाषण सिर्फ नफरत फैलाने वाले ही नहीं थे, बल्कि उनमें एक पूरे समुदाय को मार देने का खुला आह्वान किया गया। ये भाषण न सिर्फ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, बल्कि देश में रह रहे करोड़ों मुस्लिम नागरिकों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब हैं और उससे ठीक पहले धर्म का चोला उड़कर ऐसे भाषण देने वालों का सिलसिला तेज हो गया है। क्या ऐसे मामलों में पुलिस को सख्ती से सख्त कार्रवाई करनी नहीं चाहिए? अभी तक जो लग रहा है, पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से कभी नरम तो कभी गरम दिख रही है। छत्तीसगढ़ में क्या कार्रवाई सख्त होगी, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आइए कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बघेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हैं और आपने समय निकाला जुड़ने के लिए। सर, हरिद्वार की धर्म संसद के लिए बीजेपी को आरोपी अगर माना जाए तो रायपुर की धर्म संसद के लिए कांग्रेस को क्यों नहीं? देखिए, धर्म संसद उन्होंने आयोजित किया और जो आयोजक है वो सभी से संपर्क किया और उसमें जनप्रतिनिधि भी गए थे और समाज के अन्य लोग भी आमंत्रित किए गए थे और उसमें सनातन धर्म की बात होगी, ये बात कही गई थी। ये धर्म संसद में ये कहाँ से बात है? धर्म की बात होनी चाहिए कि गांधी और गोडसे की बात होनी चाहिए? यदि कोई वक्ता इस प्रकार से हक की कोई बात करे तो उसे क्या किया जा सकता है? निश्चित रूप से जो आयोजक है और संचालक है उसकी ये गलती है कि ऐसे लोगों को न बुलाया जाए
जो ऐसे बोलने वाले हैं, जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, उनसे बुलाना चाहिए। और सनातन धर्म की चर्चा हो, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जिसमें सभी को जोड़ने की बात होती है, जो हमारे आदिकाल से चला आ रहा है, उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, और वो लोग आगे इस प्रकार से बयान दे के मीडिया की भी ध्यान खींचते हैं, लोगों को भी ध्यान खींचते हैं, और ऐसी चर्चाएं हैं वो विवादित हो जाती है। बघेल जी, प्रमुख संयोजकों में कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? आपकी जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं वहां पर, वो भी इसकी मांग कर रहे हैं। संरक्षक के रूप में यहाँ के जो जितने विधायक हैं उसको रखा गया था। यहाँ जो महंत राम सुंदर दास जी हैं, गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष हैं, वो खुद ही दूधारी मठ के अध्यक्ष हैं, उसको रखा गया था। और उन्होंने फिर विरोध भी किया कि आप इस मंच में सनातन धर्म की बात करने आए और उस पर गांधी जी के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपिता के बारे में बात करेंगे, ये उचित नहीं है। लेकिन कथित बाबा पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो हल्की हैं। उत्तराखंड में हुई धर्म संसद के भाषणों में 153A है, तो रायपुर में 294 और 505 दो, तो 3 महीने और 3 साल की सजा है, वहां पे 5 साल की। देखिए, जो प्रारंभिक रूप से जो आवेदन आया था उस आधार पे उसको वो धाराएं लगी है। अब यदि उसमें और गंभीर बातें विवेचना में आती है तो धाराएं बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। दोनों है, जो विवेचना में जो बातें आएगी उसके हिसाब से वो धाराएं घटती बढ़ती है, और ये नॉन बिलेबल धारा है। बघेल जी, जो कांग्रेस के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा की मांग कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय? मैंने पहले ही कहा कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, और जिस प्रकार की घटनाएं हैं, जो वक्तव्य हैं, उसकी विवेचना करके जो उचित जो धाराएं हैं वो लगाई जाएगी। ठीक है। अब जिस हिंदुत्व के बढ़ते खतरे की बात राहुल गांधी करते हैं, वही आपके राज्य में हो रहा है। देखिए, वो तो कहीं भी करेंगे, उसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन यदि बोलने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, कार्रवाई करने हम पीछे नहीं है। यदि उन्होंने इस प्रकार से बातें कही है तो उसे कड़ी कार्रवाई होगी, ये इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो किस तरह की कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं आप, विचार है आपका? शाम को ये बात कही है, रात में FIR दर्ज हो गया है, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भूपेश जी, क्या माने, जो सॉफ्ट हिंदुत्व है हमारी राजनीतिक जरूरत बन गया है क्या अब ये? निधि जी, इस बात को पूरे देश को समझना होगा कि ये हिंदू और हिंदुत्ववादी और हमारी जो कांग्रेस की जो नीति है वो परंपरा से चली आ रही है। और यदि आप कहें तो रामकृष्ण परमहंस ने जिस हिंदू का विवेचना की, जिसको आगे विवेकानंद जी ने बढ़ाया, और आगे चल के जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया, वो हमारा हिंदू का सिद्धांत है। और ये इनका जो हिंदुत्व है, हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है, वो आयातित है, वो भारत के नहीं है। भारत के जो हमारे जो राष्ट्रवाद कहें या हिंदू धर्म की विवेचना कहें, तो हमारे में करुणा है, दया है, प्रेम है, सहिष्णुता है, उदारता है, भाईचारा है। ये हमारा सिद्धांत है जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी करते हैं। और इनका जो है राष्ट्रवाद या हिंदू जो दर्शन की बात करते हैं, ये आयातित है, जो कि मुसोलिनी और हिटलर से प्रभावित हैं, जो BS मुंजे और सावरकर और उसके बाद गोडसे, ये वो लाइन है जिसमें आक्रामकता है, जिसमें जो असहमति है उसमें उसको दबा देना, कुचल देना, समाप्त कर देना, रौंद देना, ये उनके विचारधारा है। ये दो विचारधारा है, इसको स्पष्ट समझना होगा। भूपेश जी, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत झीनी सी लाइन है। जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जो नहीं दिखती। पूरे देश ने गांधी के जो हिंदू के सिद्धांत हैं उसको पूरे देश ने स्वीकार किया। सावरकर के विचार को तो उसी समय देश के आजादी के समय से 1925 के बाद से उनको अस्वीकार कर दिया, तभी तो ये चला। अब ये फिर से सर उठाने लगे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी बताए, RSS के लोग बताएं कि सावरकर नास्तिक थे कि आस्तिक थे, ये उनको बताना पड़ेगा। और उनके जो हिंदू दर्शन है
उसको देश ने नकार दिया है। आज वो फिर से सर उठा रहे हैं, तो आज फिर से जो गांधी के जो मानने वाले लोग हैं उससे एकजुट होकर इसको फिर से परास्त करना होगा। जी, आखिर में एक सवाल है कि जो बीजेपी कहती है कि उनके जो कार्यक्रम थे आपने अपना लिए हैं, राम वन पथ गमन हो, कौशल्या मंदिर हो, पर्यटन के हिसाब से अच्छा है, लेकिन आलोचक कहते हैं रास्ता वही है। देखो जी, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और उस संस्कृति को उभारना, उस संस्कृति को सहेजना कोई गलत बात नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला था, लेकिन कभी राम वन गमन पर्यटन परिपथ का निर्माण इन्होंने नहीं किया, जबकि हमारे संस्कृति में जनजीवन में राम रचे बसे हैं भांजा के रूप में, कौशल्या का मंदिर है, और लेकिन इन्होंने कभी वो नहीं किया। ये वोट की खातिर करते हैं, हम अपने संस्कृति को सहेजने के लिए करते हैं, अंतर यही है। और ये केवल गाय के नाम से वोट ले सकते हैं, लेकिन गाय की सेवा नहीं कर सकते। गाय के लिए 8000 गौठान हमने बनाए, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की व्यवस्था हमने की। आज गाय के संरक्षण की बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जा रही। चलिए भूपेश जी, अंतर ये है जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वाकई में कौन वोट के लिए, कौन संस्कृति के लिए कर रहा है, ये जनता समझेगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव सामने है। और अब हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं किशोर उपाध्याय, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता उत्तराखंड से, ये कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष भी रहे हैं, और साथ ही देश रतन निगम, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, मैं आपसे पहले समझना चाहूंगी, उत्तराखंड के हरिद्वार में जो देवभूमि में जो धर्म संसद हुई, रायपुर में हुई, धर्म संसद हो रही है, लेकिन राजनीति पे ज्यादा असर इसका माना जा रहा है। क्या असर आप इसका आंक रहे हैं? नीति जी, मुझे बहुत ही दुख है, और मैं इस समय उत्तराखंड को तो आप जानती हैं भली भांति, जिस धरती ने माँ गंगा जैसी बेटी पैदा की है, जो किसी में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, और उस धरती में डासना और जगह जगह से आकर के लोग, उत्तराखंड में ऐसा कौन सा धर्म है जिसके आस्था के स्थल नहीं है? यहाँ माँ गंगा पैदा हुई तो साथ में माँ यमुना भी पैदा हुई है, बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, सबसे अच्छे हेमकुंड साहिब, उसके साथ में जो है पिरानकलियर साहिब है, सबसे अच्छे गिरजाघर यहाँ हैं, और आज तक कभी इस तरह की स्थिति नहीं हुई। मुझे सबसे बड़ा दुख है कि कुछ लोग गिरवे वस्त्र पहन करके, संत का चोला ओढ़ करके, अरे आपने अपना 13वीं कर ली, आपने संत का चोला पहनते हुए आपने आपके सारे क्रिया कर्म कर लिए, आपने अपना श्राद्ध कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद अगर इस तरह की बातें आप उत्तराखंड में करते हैं, और वो भी हर हरि की धरती में करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। यह हरिद्वार हमारा उत्तराखंड का मुख्य द्वार भी है, और वहां इस तरह के तत्वों को अगर परिचय मिलता है, मैं यहाँ पर था नहीं, मैं अगर यहाँ पर होता तो किशोर उपाध्याय सबसे पहले वहां जाता। अरे ये वो धरती है जहाँ 18 पुराण लिखे गए, और 82 वचनम द्वयम, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे एक बहुत बड़ी आबादी सैनिकों की उत्तराखंड से आती है, और जो हमारी सेना में लोग हैं वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। लेकिन देश रतन निगम जी, जो हमारी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, किस ओर हम जा रहे हैं कि राजनीति को इस तरह की अब जरूरत पड़ रही है? निधि जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे वक्तव्य पहले भी आते रहे हैं, अभी से नहीं। कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तब भी आते थे। ये धर्म संसद में बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन उसमें 2-3 लोगों के जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो निंदनीय है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, बहुत सारे मुद्दे उठे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनसंख्या का मुद्दा भी उठा, जो वहां पर धर्मांतरण का भी मुद्दा उठा, और सारे भी विषय वहां पर उठे। लेकिन अगर किसी उद्देश्य को आपको प्राप्त करना है तो इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसकी निंदा जितनी भी हो कर सके। और इन जो 2-3 लोग हैं जो अपने आप को संत कहते हैं, उनके पीछे कौन है? जैसे मैं बता दूं कि पिछली जो जनरल सेक्रेटरी हिंदू महासभा की थी, इंदिरा तिवारी, वो टीएमसी की कैंडिडेट हुई थी पीएम के खिलाफ वाराणसी से। तो ये हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि सभी ने इस तरह की बात वहां नहीं करी उस धर्म संसद में। कुछ 1-2 लोगों ने बोला है वहां पर, और उसकी निंदा भी होनी चाहिए। और अगर आपके सामने कुछ उद्देश्य हैं, वो आप रखिए, उसका चिंतन करिए।
तो ये कानून व्यवस्था का भी मामला आ जाता है और सामाजिक स्तर पर भी जो मुद्दे हैं वो बहुत रेलेवेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निकम जी, जो कार्य हमारे नेताओं को करना चाहिए, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो कुछ लोग संतों का वेश धारण करके वो क्यों बात कर रहे हैं? जो सरकारों का काम है, जो नेताओं का काम है, वो काम हमारे संतों की वेशभूषा पहन के क्यों कुछ लोग कर रहे हैं और भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तभी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ रही है। हालांकि बहुत देर से पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी, पहले तो मैं बता दूं, संत को भी उतना ही अधिकार है राजनीति में बोलने का जितना कि राजनेताओं को धर्म के बारे में बोलने का है, लेकिन गलत कोई ना बोले, गलत बयानी कोई ना करे, और कार्य सबको करने हैं समाज में, लेकिन इस तरह का जो भड़काऊ भाषण है वो नहीं होना चाहिए। वो निंदनीय और एफआईआर हुई है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। होंगे वो भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे देशरत्न निगम जी, इतना तो हम सब जानते हैं। जो हमारे संत हैं वो भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे। और आपने रामचंद्र दास जी को देखा रायपुर में, कैसे उन्होंने कह के वो बात गए। लेकिन किशोर जी, मैं आपसे देखना है निधि जी, एक मिनट निधि जी, वही मैं कह रहा हूँ, यही देखना है कि कौन लोग इन शख्स के पीछे हैं, कौन कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि संतों को मैंने इस तरह की भाषा बोलते नहीं देखा है जितना मेरा तजुर्बा है। लेकिन उनको शय कौन दे रहा है? ऐसे लोगों को वस्त्र पहन के शय कौन दे रहा है? जिससे हमारे समाज की समरसता टूटती है, वो बहुत बड़ी बात है। ये जांच का विषय है, जो आपकी विवेचना हो रही है, जांच हो रही है इस मामले में, उससे शायद चीजें बाहर निकल के आएंगी। बिल्कुल किशोर जी, ये भले ही जांच का विषय हो, लेकिन ऐसे में जो नेताओं की, राजनीतिक नेताओं की इच्छा शक्ति कहाँ चली जाती है? जो नेतागण हैं, जो राजनीति करते हैं, वो कहाँ पर हैं? वो किस तरह की लाइन लेंगे इस मामले में? उत्तराखंड में विपक्ष कहाँ पे? निधि जी, मुझे बहुत दुख है और लज्जित भी हूं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं। किशोर उपाध्याय, मैं भी पूजा पाठ करता हूं, और हमारे कुल पुरुष ने तो गर्ग संगीता से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के गुरु रहे, और इस तरह से मैंने किसी संत के बारे में नहीं सुना है जो इस तरह की बातें करे। मेरे ख्याल से संत को और सनातन धर्म को ये लोग पुनः हमको परिभाषित करने के लिए मेरे ख्याल से मजबूर कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी दुख का विषय ये लगता है। नहीं तो इस तरह से चोले पहन करके आप हिंसा की बात कैसे कर सकते हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, जिसमें अहिंसा से लेकर के आप भगवान के श्री कृष्ण ने गीता से लेकर के इतनी सारी बातें कही हैं, उसमें आप उस तरफ जाने की बात करते हो, आप जो है साल्वेशन की बात करते हो और उसमें हिंसा ले आते हो। तो मेरे ख्याल से किशोर जी, मैं आपको रोकूंगी, मैं कहूंगी कि राजनीतिक विफलता है, कांग्रेस की राजनीतिक विफलता, बीजेपी की राजनीतिक विफलता है कि इस तरह से सहारा लिया जाना पड़ रहा है, क्योंकि कार्य वहां पे है नहीं, और शायद इसलिए आम जनता को बताने के लिए कामकाज नहीं है, इसलिए ध्रुवीकरण की बात की जाती है। नहीं, निश्चित रूप से, और वो भी क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव आ गए हैं, बिल्कुल टिहरी पर चुनाव हैं, और मुझे ये लगता है कि संत का चोला पहन करके आप यहाँ पर इस तरह का वितंडावाद फैलाना चाहते हो, आप सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हो। आज तक उत्तराखंड में कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ पहाड़ पर, उसमें मेरा आधा गांव माइनॉरिटी का है, अकलियत का है, और आधा गांव हमारा है। हम आपस में मिलकर के खेती बाड़ी करते हैं। उनके यहाँ कोई अगर धार्मिक कार्य होता है तो हमारे लिए अलग व्यवस्था करते हैं कि भाई आप ब्राह्मण लोग हो, चलो हम आपके लिए अलग व्यवस्था करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। हम उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, उस तरह से उनके लिए व्यवस्था करते हैं। चाचा ताऊ ताई का रिश्ता है, चाची बड़ी का रिश्ता है, जो हमारे पहाड़ी भाषा में कहा जाता है। और उस राज्य में अगर आप ऐसा करोगे तो हम कम से कम उसको माफ नहीं कर सकते। किशोर उपाध्याय तो बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। लेकिन वही सवाल है, हरिद्वार में एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, पूरा एक एरिया वहाँ पे सीट आ जाती है विधानसभा की। मैं आपसे जो किशोर जी ये समझना चाह रही हूँ, अगर हम पुलिस से सवाल करेंगे, अब हम ब्रेक के बाद प्राइम टाइम में उत्तराखंड के डीजीपी से बातचीत जो हमने की है वो दिखाएंगे, लेकिन अगर हम पुलिस पे सवाल खड़े कर सकते हैं कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत अहम है। निश्चित रूप से निधि जी, इसमें मैं पूरी तरह से, तब चाहे मैं क्षमा चाहता हूं, तब चाहे पक्ष हो और तब चाहे विपक्ष हो, मैं अपने जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि हमने इस पर कोई अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। और निश्चित रूप से सरकार की विफलता तो है ही, लेकिन भाजपा की सरकार है, और मुझे लगता है इसलिए वो इस तरह का वातावरण यहाँ खड़ा करके
और हिंदू और मुसलमानों में बांट करके जो उनकी प्रवृत्ति है, मेरे ख्याल से वो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन हम उत्तराखंड में ऐसा होने नहीं देंगे, उत्तराखंड को बंटने नहीं देंगे। और मैं कल ही इस पर जो है बातचीत करके और निश्चित रूप से मैं आपके पास आऊंगा कि हमने इसमें क्या कदम उठाया, और हमको इसमें कदम उठाना पड़ेगा। हम इतनी सादतों से उत्तराखंड बना है, उसका वातावरण हम खराब नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, देशरतन निगम जी, अगर मैं बीजेपी के पर्सपेक्टिव से पूछूं, वहां पे ऑल वेदर रोड बन रही है, अब बीजेपी कह रही है हम ये काम कर रहे हैं, तमाम कार्य कर रहे हैं, तो क्या अपने कार्य पर भरोसा नहीं है? जो इस तरह की चीजों को एक तरह से अनुमति दी जा रही है, या उनको ज्यादा वहां पे सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है इसके ऊपर? निधि जी, पहले तो मैं बता दूं, ये धर्म संसद धर्म गुरुओं ने आयोजित की थी। जो भी लोग थे, ये भाजपा का प्रोग्राम नहीं था, और भाजपा वहां जो बोला जा रहा है उस पर कंट्रोल नहीं करती है। हाँ, उसके बाद कार्रवाई जरूर कर सकती है, वो कार्रवाई हो रही है। दूसरा, इसके तह पे हमें जाना पड़ेगा, हमें उतनी ही निंदा। आप इस तरह से बचाव नहीं कर सकते। एक आप मिनट, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप शांत रहे प्लीज, आप शांत रहे। मैं शांत हूं, लेकिन आप बाद में बोलिएगा, आप बाद में उत्तर दीजिएगा, आपके पास रहेगा किसी मौका। दल की बात नहीं कर आपके सकते। पास, निधि जी इनको बोलिए चुप रहने के लिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। देखिए, दूसरा हमें उतनी ही निंदा करनी चाहिए जब फतवे होते हैं, तब इन सबके मुंह बंद हो जाते हैं गला काटने के। आपको कमलेश तिवारी का याद होगा, जब फतवा दिया गया था, अभी भी बहुत सारे फतवे निकले हुए हैं, उसकी निंदा नहीं की जाती है। हम कहां से कहां पहुंच गए निगम जी? मैं इसलिए पहुंच गया हूँ कि आपको तह में जाना पड़ेगा। किसी भी यहाँ पर प्रवक्ता लग रहे हैं। शांत रहे, एक मिनट शांत रहे, मुझे जवाब देखिए, मैं आपसे, आप मुझे किसी भी समस्या का आप निवारण करते हैं, किसी भी समस्या का आप निवारण करते हैं, तो आपको उसकी तह में जाना पड़ेगा। आप बीच में उस समस्या को नहीं ले सकते। ये आक्रोश और प्रतिक्रिया जो हो रही है वो क्यों हो रही है? आप एक मिनट शांत रहिए। आप बीच में आप क्यों बोलते हैं? आप बीच में क्यों बोलते हैं? सभ्यता से करिए, डिबेट सभ्यता से करिए, डिबेट सभ्यता से। ये कांग्रेस का फोरम नहीं है, ये एनडीटीवी कांग्रेस का फोरम नहीं है। किशोर जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। किशोर जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेस का फोरम नहीं है। नहीं, कांग्रेस का फोरम कहीं नहीं है। आप दोनों आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, आप दोनों अपनी बात रखिए जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको बोले शांत रहे, इनको वक्त दिया जा रहा है बात करने का। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। देखिए, जब भी आप किसी समस्या के तह पे जाते हैं तो आपको पता लगेगा इसका कारण क्या है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर फतवे होते हैं, यही कांग्रेस के लोग चुप बैठ जाते हैं या कम्युनिस्ट चुप बैठ जाते हैं, वहां पर भी उतनी निंदा करनी चाहिए जितनी हम यहां पर निंदा कर रहे हैं। तो ये बराबरी से अगर देखेंगे तो समाज में एक मैसेज जाता है, ये गलत है तो वो भी गलत है। वही देशरतन निगम जी, आपने सही बात वही कह दी। आपने कांग्रेस और आपने कम्युनिस्ट का नाम ले लिया कि ये लोग फतवों में चुप रहते हैं, लेकिन सहारा किसका लिया गया? हमारे संतों का सहारा लिया गया, उसमें कुछ लोग घुसा दिए गए। यही चेष्टा है, यही कोशिश है जो हम चाहते हैं कि लोग समझें, क्योंकि जो सतता है, जो निरंतर है, उसको किसी बचाव की जरूरत नहीं है। जो असली संत हैं वो हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सच है, हम सबने निंदा करी। लेकिन समाज में जो विद्वेष की भाव, जो समाज में भड़काऊ भाषण देकर समरसता को बिगाड़ना, किसी एक विशेष समुदाय पर नकेल कसना, ये इससे कौन आहत हो रहा है? समाज ही आहत हो रहा है। जी, एकदम आप सही बोल रही हैं। ये हर तरफ लागू होता है, एक ही समाज पे लागू नहीं होता है। जैसे हम इसकी निंदा कर रहे हैं, वैसे ही मुझे लोगों से भी उम्मीद है कि जब दूसरी तरफ से फतवे आएंगे, उसकी भी उतनी निंदा करें और भर्त्सना करें। चलिए, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि इस तरह के जो भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, कानून व्यवस्था अपना काम करेगी, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो इस तरह के मामले नहीं अब सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव करीब है और कौन किसका सहारा ले रहा है ये देखने लायक होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उत्तराखंड के डीजीपी से बातचीत करेंगे। जो बातचीत हमने की आपको सुनाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई है उस पर कार्रवाई को लेकर पुलिस से अनेकों सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार मौजूद हैं, उनसे हमने बात की है। अशोक जी, मेरा पहला सवाल यही था कि आप पर हर तरफ से दबाव पड़ रहा होगा, इस मामले में ताज़ा अपडेट क्या है?
नहीं, कोई दबाव नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो एज पर लॉ कर रहे हैं, कानून के अनुसार कर रहे हैं। और ताजा खबर यही है कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हरिद्वार में धर्म संसद में जिस तरह के भड़काऊ भाषण दिए गए, मारने काटने जैसे शब्दों का उद्घोष जैसा हुआ, लेकिन कार्रवाई देरी से हुई। देखिए, हमारे नॉलेज में जब आया, वीडियो वायरल हुआ, जब हमारे पास कंप्लेनेंट आया, जब हमारे नॉलेज में आया, उसी दिन इसमें एफआईआर हो गई। अशोक जी, बहुत मीडिया में उछलने के बाद ही कार्रवाई हुई ना? देखिए, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, वहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हमें नॉर्मली उसका हर एक जगह क्या बोला जा रहा है तो पुलिस वो मॉनिटर नहीं करती है। जब वो मीडिया में वायरल हुआ, सोशल मीडिया में, तब हमें पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जो कानूनन सही नहीं है, जो लीगल नहीं है, तो इसलिए फिर एफआईआर की गई। पहला मामला वसीम रिजवी, जो अब हाल में जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए, मामला क्या है इन पर जो एफआईआर हुई है? देखिए, जो कंप्लेंट हमारे थाने पर आई उसके हिसाब से एफआईआर की गई। हो सकता है शिकायतकर्ता को बाकी नाम नहीं मालूम हो, और अभी बाकी सभी नाम हमारी विवेचना का हिस्सा है। उसमें ऑलरेडी 2 नाम और जुड़ गए हैं और विवेचना हमारी जारी है। जी, लेकिन पहले एक व्यक्ति पर मामला दर्ज होता है, मीडिया पे बवाल होता है, सोशल मीडिया पर छाया जाता है, विपक्ष के जो नेता हैं वो लोग ट्वीट करते हैं, एक गढ़वाल के स्थानीय नेता आपको चिट्ठी लिखते हैं, तब जाकर और नाम शामिल किए जाते हैं। नहीं, ये चिट्ठी वाली बात तो मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो विवेचना है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद उसमें जो निकल करके आ रहा है उसके हिसाब से हमारे 2 नाम ऐड हुए, और अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। जी, आलोचक ये कह रहे हैं कि एफआईआर तो कर ली है दबाव में, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर भी एक कार्रवाई होती है निधि जी, और उसके आगे उसको लॉजिकल एंड पर लेकर जाया जाएगा, इस बारे में निश्चिंत रहिए। जो आलोचक है, विपक्ष है, वो कह रहा है सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है, दबाव में आकर मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, और हम अपनी ओर से जो लीगली सही है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। अशोक जी, लेकिन जो धारा है लगाई गई है 153A, उसको हल्का बताया जा रहा है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो ये बनता है वो 153A बनता है। आप कोई भी उठाएंगे, भड़काऊ भाषण है या कि जो हेट स्पीच है, तो उसमें 153A का सेक्शन जाता है, वो इसमें लगा दिया गया है। अगर हम इसको क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं जो है, और लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं, अगर कोई और धारा बनती होगी तो वो जोड़ दी जाएगी। जी, क्योंकि अब करीब 10 दिन हो गए इस मामले को आए हुए, क्या ठोस कदम माने जाएं या जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, एफआईआर को 10 दिन तो नहीं हुआ है, 3 या 4 दिन हुआ है, और जो विवेचना इसमें बढ़ रही है। हम सब लोगों से बात कर रहे हैं, जो जो बयान सामने आए उनसे भी बात की जा रही है, तो पूरी गहराई से विवेचना की जा रही है, लीगल ओपिनियन भी ली जा रही है। जी, अशोक जी, देरी से जो कार्रवाई हो रही है, एक तरह से जो हुई है इस मामले में, जो शरारती तत्व हैं उनको बल मिलता है, चुनाव करीब है। ऑफ कोर्स, अगर ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती है तो आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को पता चल गया कि ये अलाउड नहीं है, एफआईआर होने से उन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया। जी, अब राजनीतिक दबाव के कयास भी लग रहे हैं। यहाँ शामिल कुछ लोगों के मुख्यमंत्री पैर छू रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल भी हुई। मेरे संज्ञान में नहीं है, और न ही ऐसा है। कई बारी हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, और या वो हमें मिलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें उस समय पता हो कि कोई इसमें अपराध दर्ज है। तो कार्रवाई एज पर लॉ होगी, इतना ही मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। जी, आप लोगों की चुनावों के लिए क्या तैयारी है? उत्तराखंड में बस अब चुनाव है, क्योंकि ऐसे मामले फिर से हो सकते हैं। चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हम पूर्णतया शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे उत्तराखंड में, और किसी भी हालत में किसी को शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, तो उनका यही कहना रहा है कि किस तरह से जो पुलिस है पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वाकई में चुनाव करीब है, और ऐसे में किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या राजनीतिक संदेश भी दिया जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। तो आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।